नए कहानियों के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब निबंधों के ज्ञान परकता से अलग और कहानियों के जटिल संबंधों और उनके झुंझलाहट से परे यायावरी और फक्कड़पना सिर चढ़कर बोलने लगा। और इसी यायावरी और फक्कड़पना के बादशाह कहे जा सकते हैं राहुल सांकृत्यायन। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत में इस तरह की कहानियों को लिखा जाने लगा जो हूबहू उस जगह के वृत्तांत को कहता था, जैसे लगता हो आप स्वयं ही उस पहाड़ों पे चल रहे हो, उन वादियों में टहल रहे हो। तो आज की जो कहानी वह है अगरतला और कलाय, और इसे लिखा है प्रयाग शुक्ल ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इलाके को खजूर बागान क्यों कहते हैं? क्या यहाँ खजूर के पेड़ थे बहुत से पहले? यह पूछने पर 50-55 के अमलेंदु बनिक मुझे एक और ले जाकर सड़क पार कर वह छोटा सा सरोवर दिखाते हैं जिसे खजूर के पेड़ों ने घेर रखा है। फिर कहते हैं, देखिए ना, अभी भी है, पर पहले और ज़्यादा रहे होंगे। बात आपकी सच है, तभी ना पड़ा है नाम खजूर बागान। अमलेंदु सिक्योरिटी गार्ड हैं, बांग्ला भाषी हैं, उनसे मेरी बातचीत बांग्ला में ही हो रही है। यूँ भी बांग्ला ही तो त्रिपुरा की भाषा है, दिन भर वही सुन और दिख पड़ती है। आदिवासी जरूर अभी भी अपनी भाषा काक बोड़ाक का इस्तेमाल करते हैं। पता चला कुछ अध्ययनशील बांग्ला भाषी भी अब काक बोड़ाक के पुनरुद्धार में जुटे हुए हैं। काक बारोक में समकालीन साहित्य भी लिखा जा रहा है। अगरतला का यह टूरिज्म अतिथि गृह काफ़ी बड़ा है, खुला परिसर है, नाम है गीतांजलि। पास ही राजकीय अतिथि गृह है सोनार तरी नाम का। दोनों नाम जाहिर है रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियों से ही लिए गए हैं। अगरतला और त्रिपुरा से रविन्द्रनाथ का परिवार संबंध प्रगाढ़ था। वह त्रिपुरा राज परिवार के 4 पीढ़ियों के सदस्यों के अंतरंग रहे थे। राज परिवार संपत्ति के विवादों तक में उनका मुंह जोता था। जब पिछली बार त्रिपुरा आया था तब वह मालंच भवन भी देखा था, जहाँ वह अक्सर ठहरा करते थे। मेरी पिछली यात्रा को कई बरस हो गए, फिर से वह भवन देखने की इच्छा है। अमलेंदु से पूछता हूँ, यहाँ से मालंच भवन कितनी दूर है? वह कहते हैं, बेशी दूर ना है, अपने हटेऊ जेत पारेन, ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं। जिस उत्साह से अमलेंदु ने मालंच भवन का रास्ता बताया है, उसे यही लगता है कि उस भवन के महत्व से वह परिचित है। रविन्द्रनाथ की मूर्तियां हैं चौक चौराहों में, दीवारें भी कहीं कहीं उनकी मुखाकृति से चित्रांकित है। आज तो नहीं, अब कल मालंच भवन की ओर जाऊंगा। देख रहा हूँ अभी 6:30 बजे हैं, पर दिन चढ़ाया है, सूरज तेज है, त्वचा में धूप की चुभन सी है। पूर्वोत्तर में सूरज जल्दी उगता है, कहीं कहीं तो 4-4:30 बजे ही प्रकाश फैल जाता है। दूसरे दिन भी उठने में थोड़ी देर हो गई है, सो सैर के लिए तो निकलता हूँ, पर मालंच भवन की ओर जाना नहीं हो पाता। उस सड़क पर टहलता जरूर हूँ जो मालंच भवन की ओर जाती है। यह गीतांजलि के पिछवाड़े की ओर ही है। रास्ते में बांस वृक्ष हैं, अन्य कई सघन वृक्ष भी। एक आरण्यक अनुभूति है। अगरतला में आम के पेड़ हैं, उनमें बौर हैं, पर लीची के वृक्ष भी कई हैं, जिनकी बौरों को देखकर दूर से कोई भ्रम में पड़ जा सकता है कि यह आम है या लीची। अनंतर जिस दोपहर को दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था, तो युवा गाड़ी चालक शुभंकर ने एक लीची बागान की ओर इशारा करते हुए कहा था। जो नहीं जानते वो इसे आम का बागान समझ बैठते हैं। वास्तव में एक गहरा साम्य तो है। मैंने पूछा था, त्रिपुरा तो रबर प्लांट के लिए भी जाना जाता है, क्या शहर में भी रबर के पेड़ हैं? तो उसकी ओर से जवाब आया था, नहीं, शहर में नहीं है, न ही एयरपोर्ट के इस रास्ते में, पर अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जाने वाली सड़क पर जाएं तो वहां दिख जाएंगे। अगरतला शहर के बांग्लादेश बॉर्डर बस 3-4 किलोमीटर ही तो है। जो भी हो, अगरतला अभी उन शहरों में है जहां जिस ओर भी आप नज़र उठाएं कुछ पेड़ पौधे जरूर मिलेंगे, और उसके छोटे पक्के घरों की इमारतों के भीतर से भी वो झांक ही उठते हैं। अभी बहुमंजिली इमारतों के रोग से अगरतला ग्रस्त नहीं हुआ है, गनीमत है। त्रिपुरा इस बार संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य समागम के प्रसंग से आना हुआ है, जो नजरूल कला क्षेत्र में हो रहा है। कल रतन थियाम निर्देशक मैकबेथ की अपूर्व प्रस्तुति देखी है। आगे भी बहुत कुछ देखने सुनने को है। कई नाटक हैं, बंगाल का बाउल, आंध्र की हरी कथा, मणिपुरी वारी लीबा कथा गायन, आल्हा गायन आदि के भी कार्यक्रम हैं। नजरूल कला क्षेत्र के परिसर में शाम को होते ही भीड़ जुट जानी है। लोक नर्तक वादक अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, रंग बिरंगे बल्ब जल उठते हैं। दिल्ली के कलाकार भुवनेश्वर भास्कर के घट संस्थापन को लोग दिलचस्पी से देखते हैं। अगरतला के कुंभकारों के विभिन्न आकारों वाले मिट्टी के घड़ों को, मुखौटों, बीजुकों,
की शक्ल देकर भुवनेश्वर ने एक सरसता और कौतुक की सृष्टि की है। परिसर में कई तरह की तरंगे व्याप्त हो जाती हैं। इस परिसर में एक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक प्रशिक्षण शाखा है, 1 वर्ष के सर्टिफिकेट कोर्स वाली, जिसमें प्रशिक्षार्थियों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि आगे चलकर वे स्वयं स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में रंगकर्म की दीक्षा दे सकें। संगीत नाटक अकादमी का त्रिपुरा केंद्र भी खुल गया है। यहीं साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट के पुस्तक केंद्र भी हैं। नजरूल की मूर्ति है। निश्चय ही यह एक भरा पूरा परिसर है। एक दोपहर अगरतला की एक बड़ी पुस्तक दुकान बुक वर्ल्ड में जाता हूँ। उसके मालिक देवानंद दास से भेंट करते अच्छा लगता है। प्रकाशक भी हैं, साहित्य प्रेमी भी। उनसे आग्रह करता हूँ कि अगरतला के स्थानीय बांग्ला लेखकों कवियों से मेरी भेंट का कोई प्रसंग बना दें। वे सहर्ष अगले दिन रतन देव बर्मन, मीनाक्षी भट्टाचार्य, संध्या भौमिक, रत्ना मजुमदार आदि को दुकान में ही आमंत्रित कर लेते हैं। एक गोष्ठी ही तो जम जाती है। मेरी बातचीत सबसे बांग्ला में ही होती है। रविन्द्रनाथ, जीवानंद दास, शंख, घोष आदि के काव्य प्रसंग सहज ही आ जाते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाती हैं। मीनाक्षी भट्टाचार्य रविन्द्रनाथ की कविता साधारण में सामान्य लड़की की बड़ी सुंदर आवृत्ति भी करती हैं। चाय और संदेश आदि मिष्ठानों के साथ पुस्तकें भेंट में मिलती हैं। भेंट आती है अरुणोदय शाह से, जो त्रिपुरा विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति हैं। अतुल प्रसाद की जीवनी भी उन्होंने लिखी है, जिसमें स्वभावतः रविन्द्रनाथ ठाकुर से जुड़ी कई प्रसंग हैं। नाम है नींद नाही आँखी पाते, आँख में नींद नहीं। अगरतला की खजूर बागान इलाके की, वहाँ की सांस्कृतिक दुनिया की याद अब वर्षों बनी रहने वाली है।